जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बॉटनी से रिलेटेड PYQ को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 11 और 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों 18/9/2020 को बिहार स्टेट में बॉटनी से रिलेटेड जो सवाल दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है दोस्तों कि बिहार स्टेट की परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यूआर के लिए 50% यानी 75 मार्क्स आपको लाना है, और महिलाओं और SC ST ये सब के लिए कितना 60 मार्क्स लाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है लाने के लिए। ये जो मैं PYQ लेकर आपके लिए आया हूँ दोस्तों, ये कौन सी बुक है? तो अभी मार्केट में बॉटनी जूलॉजी अगर आप जाएं तो YCT को छोड़कर यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स को छोड़कर आपको कोई भी बुक मार्केट में सही ढंग से नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने PYQ लिया है दोस्तों वो YCT का लिया है, जिसमें इस बुक में 3 साल के PYQ को दिया गया, साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जो कि बॉटनी की परीक्षा को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों हेल्पफुल हैं। अगर इतना 5 प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं और साथ ही साथ 3 PYQ के क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका बॉटनी में जो पेपर 2 है दोस्तों, जिन लोगों का भी बॉटनी पेपर 2 में है तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नहीं विश्वास हो तो इससे पिछले वाला जो स्टेट एग्जाम हुआ है आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवाया है और 3 इयर्स का जो मैंने क्वेश्चन कवर कराया उससे अधिकतर जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में आए हैं, और स्टूडेंट का जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से देखने को मिला है। और 60 ही मार्क्स लाना है गर्ल्स के लिए और 75 मार्क्स जो है यूआर के लिए, तो काफ़ी जो है दोस्तों डिफ़िकल्ट ये नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा और 50 नंबर अदर रहेगा। तो 100 नंबर में मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर इसको कर लिया जाए YCT की इस कंप्लीट बुक को अगर कवर कर लिया जाए तो मिनिमम तो कम से कम 50 मार्क्स तो लाया ही जा सकता है दोस्तों। इस वीडियो को देखकर पूरा वीडियो कितना पार्ट में बनेगा, 8 वीडियो इससे बनेगा। 3 वीडियो जो रहेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रहेगा और 5 वीडियो जो रहेगा प्रैक्टिस सेट का रहेगा। तो आज जो है हम लोग दोस्तों 18/9/2020 को बॉटनी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये देखिए 18/9/2020 को शिफ्ट 3 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, याद रखना मैं दोनों भाषाओं में इसे पढ़ दूंगा और आंसर भी बताऊंगा। पहला है कि कल्याण सोना एंड सरबती सोनरा आर इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप्स। कल्याण सोना तथा सरबती सोनरा किस फसल की प्रोन्नत किस्में हैं? तो याद रखना है यह किसकी प्रोन्नत किस्में हैं, कल्याण सोना और सरबती सोनरा। तो ये है वीट यानी गेहूं की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कल्याण सोना, सुजाता, अर्जुन, सोनालिका आदि भारत में उत्पादित गेहूं की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। सीहोर क्षेत्र में सरबती गेहूं की बहुतायत में पैदावार की जाती है। सीहोर क्षेत्र में काली और जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है, जो सरबती गेहूं के लिए क्या होता है दोस्तों, काफी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई होता है दोस्तों स्पेसीज होता है यानी प्रजाति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति है। प्रजाति जीवों का एक रूपात्मक रूप से संबंधित समूह है जो परस्पर प्रजनन कर सकता है। जीव विज्ञान में एक प्रजाति किसी व्यक्ति के वर्गीकरण और वर्गीकरण क्रम की मूलभूत इकाई है और जैव विविधता का एक घटक भी है। जीवों का वर्गीकरण जो है प्रणाली का उपयोग करके 7 अलग श्रेणियों के साथ वर्गीकृत किया जाता है, जो व्यापक से लेकर सबसे विशिष्ट तक होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है क्या, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा होता है साम्राज्य, उससे छोटा होता है संघ, उसके बाद कक्षा, क्रम, परिवार, जाति और सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, स्पीसीज यानी प्रजाति होता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आई है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टी। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? याद रखना है कि चाय का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है कैमेलिया, कैमेलिया साइनेंसिस इसका नाम है चाय का बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो चाय का ये हमने देख लिया कि इसका नाम क्या है, बॉटनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस है, और सामान्य नामों में चाय के पेड़ या चाय झाड़ी या चाय पौधा शामिल है। यह एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो आमतौर पर सदाबहार झाड़ी कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों के साथ उबलते पानी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यह थिएसी परिवार के फूल वाले पौधे के जीनस कैमेलिया का है और इसकी प्रजाति क्या है दोस्तों, साइनेंसिस है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एस्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्क्लेरिफॉर्म संयुग्मन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो यह होता है दोस्तों स्पाइरोगायरा में एस्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एस्क्लेरिफॉर्म संयुग्मन स्पाइरोगायरा में संयुग्मन का सबसे सामान्य प्रकार है। नर और मादा दो तंतु कार्य करते हैं, इसकी साइटोप्लाज्मिक सामग्री गोल हो जाती है जिससे युग्मक का निर्माण होता है। उनकी विपरीत कोशिकाएं संयुग्मन नलिका विकसित करती है। एस्क्लेरिफॉर्म संयुग्मन हेट्रोथैलिक प्रजाति में होता है, याद रखना है। ये जो होता है एस्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन ये किस प्रजाति में, किस स्पीसीज में होता है, तो यह होता है हेट्रोथैलिक स्पीसीज में। नेक्स्ट है कि विच इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है, ये कॉमन सवाल भी है। 3.4.0 में भी जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड रहा होगा तो ये कॉमन सवाल है, याद रखेंगे। तो अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना है NO2 and SO2। अब अम्लीय वर्षा कब होता है, तो जब वर्षा का जल का जो pH है 5.6 से कम होता है, तो वैसे वर्षा जल को क्या कहा जाता है, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों कैसे बनता है अम्लीय, तो SO2 जो है O2 प्लस H2O से अभिक्रिया करके H2SO4 यानी हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और NO2 O2 से और जल से यानी H2O से अभिक्रिया करके HNO3 बनाता है, जो कि क्या रहता है, नाइट्रिक अम्ल रहता है। यह भी जो है दोस्तों एक प्रकार का एसिड है। नेक्स्ट है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जीन क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से कौन प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संवाहक का उदाहरण है, तो याद रखना है इसमें से कौन नेचुरल जीन क्लोनिंग वेक्टर है, तो यह है दोस्तों ट्राइप्लाज्मिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ट्राइप्लाज्मिड पौधों में जीन की क्लोनिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक वेक्टर है। यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में मौजूद होता है और बैक्टीरिया द्वारा पौधों में ट्यूमर पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है जो अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया वर्ग से क्या है दोस्तों संबंधित है, एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ फूड चेन प्रिवेल इन एन इकोसिस्टम। एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है कि इकोसिस्टम में जो होता है कितने प्रकार का फूड चेन देखने को आपको मिलता है, तो याद रखना है इसमें आपको देखने को मिलेगा चढ़ाई यानी ग्रेजिंग और डेट्रियस यानी बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों प्रकार का, चढ़ाई और डेट्रियस दोनों प्रकार का फूड चेन इसमें देखने को मिलता है एक इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में। राइट आंसर होगा सी। तो आइए देख लेते हैं। चढ़ाई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पौधे से शाकाहारी जीवों में फिर मांसाहारियों में स्थानांतरित होती है। दूसरी ओर डेट्रियस क्या है, तो डेट्रियस खाद्य श्रृंखला में मृत पौधों और जानवरों से ऊर्जा को जो है अपर दहाड़ी में स्थानांतरित किया जाता है, जो फिर इसे अन्य प्राणियों तक पहुंचाते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला आमतौर पर अधिक कुशल होती है, जबकि मृत पौधों व जानवरों से अन्य प्राणियों में ऊर्जा हस्तांतरण करना डेट्रियस खाद्य श्रृंखला बहुत कम कुशल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है, इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, कॉमन भी ये सवाल है। तो मुकुलन द्वारा यानी बर्डिंग द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें देखने को आपको मिलता है, तो ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मुकुलन क्या है, तो मुकुलन नए जीवों के निर्माण की एक अलैंगिक यानी एसेक्सुअल क्या है दोस्तों विधि है। क्या है, एसेक्सुअल विधि है। इस प्रक्रिया में माता पिता के शरीर के एक छोटे से हिस्से से एक नया जीव क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। मुकुलन आमतौर पर बहुकोषीय और एक कोशिकीय दोनों जीवों में होता है। बैक्टीरिया, ईस्ट, मूंगा, चपटे कृमि आदि प्रजातियों में प्रजनन प्रायः मुकुलन विधि द्वारा होता है दोस्तों, याद रखना है।
तो यहाँ पर जीवाणु भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बी और सी आंसर भी दिया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, यानी साइनोबैक्टीरिया की ये बात कह रहा है। मूंगा चपटे कृमि यानी प्लेटफॉर्म जो होता है, आदि प्रजातियों में प्रजनन जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो बडिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्ट्रेसेस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, जैविक विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नांकित में से किस पर बल देता है, तो यह बल देता है दोस्तों आइसोलेशन पर यानी एकांत पर, म्यूटेशन पर यानी उत्परिवर्तन पर, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर। इन तीनों पर यह बल देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जैविक विकास को समझने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण गुणसूत्र क्या है दोस्तों, विपथन है, उत्परिवर्तन है यानी म्यूटेशन है, अलगाव है यानी आइसोलेशन है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है, जैसे विषयों पर जोड़ देता है। यह आनुवांशिक जनसंख्या, जीन पूल और जीन नियमितता के बारे में भी स्पष्ट करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें से कौन एक लुप्त प्राय प्रजाति है, तो याद रखना है नेपेंथिस जो है वह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है यानी लुप्त प्राय प्रजाति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेपेंथिस जो है खासियानी यानी कॉमन फीचर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा। पहली बात तो आपको याद रखना है कि नेपेंथिस क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगता है। यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को अपने घड़े में फंसाता है। वनों की कटाई के कारण नेपेंथिस खासियाना गंभीर रूप से खतरे में है दोस्तों। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉल्ड स्टडी ऑफ फोसाइल, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है पेलियोओंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पेलियोओंटोलॉजी कहा जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों पर आधारित पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। जीवाश्म पौधों, जानवरों, कवक, बैक्टीरिया और एकल कोशिका वाले जीवित चीजों के अवशेष है जिन्हें चट्टान सामग्री या चट्टान में संरक्षित जीवों के छापों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जॉर्ज, याद रखना है, क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो याद रखना है फॉसिल का जो है यानी जीवाश्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज क्यूवियर को कहा जाता है। बिरबल साहनी को भारत का पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बिरबल साहनी जो थे उन्हें क्या कहा जाता है, तो भारत का पुरातत्व विज्ञान का जनक इन्हें माना जाता है, बिरबल साहनी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विच वन इज नोन एज स्पाइक मॉस, इनमें से कौन स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है, तो स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है सीले जिनेला को। सीले जिनेला को जो है स्पाइक मॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सीले जिनेला एक क्या है, टेरिडोफाइट है। इसे स्पाइक मॉस, क्लब मॉस भी कहा जाता है, तो ये भी पूछ सकता है कभी कि क्लब मॉस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो सीले जिनेला को हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सीले जिनेला जो है हेट्रोस्पोर्स है, जिसका अर्थ है कि बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एल्गी, शैवाल में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो शैवाल में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है होलोफैटिक न्यूट्रिशन, इसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो होलोफैटिक पोषण उन जीवों की विशेषता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि शैवाल में प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है, वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस प्रकार होलोफैटिक पोषण देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, रफ अंतर्द्रवी जालिका निम्नांकित किस क्रिया से संबंधित है, तो यह है प्रोटीन सिंथेसिस से यानी प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो रफ अंतर्द्रवी जालिका कोशिका के एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का हिस्सा है, याद रखेंगे, और अंतर्द्रवी जालिका का एक उप समूह है। यह अंग मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और संशोधन से संबंधित है, विशेष रूप से उन प्रोटीनों को जिन्हें कोशिका के भीतर विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है या कोशिका से स्रावित किया जाता है। रोल्फिया सरपेंटेना इज रोल्फिया सरपेंटेना है, क्या है रोल्फिया सरपेंटेना, तो रोल्फिया सरपेंटिना जो है एक प्रकार का मेडिकल प्लांट है यानी औषधीय पौधा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो
इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर में जो है दोस्तों रोल्फिया सरपेंटिना का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके इलाज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। दोनों का फुल फॉर्म तो आप लोग को मालूम ही होगा। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक सामग्री है जो एकल कोशिका बैक्टीरिया से लेकर बहुकोशिकीय स्तनधारियों तक सभी जीवित जीवों में पाई जाती है। यह यूकैरियोट्स के केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कौन सा, डीएनए। कहाँ कहाँ डीएनए देखने को आपको मिलेगा, केंद्रक में, यूकैरियोट्स में, जैसे हम लोग का ये क्लोरोप्लास्ट में, पौधों में ये देखने को मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेंटिसेल है, लेंटिसेल्स आर, लेंटिसेल्स क्या है, तो याद रखना है एरेटिंग पोर्स इन बार्क। छाल में वातित जो छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, लेंटिसेल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लेंटिसेल द्विबीजपत्री फूल वाले पौधे की छाल और लकड़ी के तने में बने छिद्र होते हैं। लेंटिसेल बाहरी आवरण और तने के आंतरिक ऊतकों के बीच गैसीय आदान प्रदान में मदद करता है। आलू की तरह कंदों पर भी लेंटिसेल मौजूद होते हैं। लेंटिसेल वाष्पोत्सर्जन यानी वेपोराइजेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। लेंटिसेल ऑक्सीजन के प्रवेश और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के निकास की क्या करता है, अनुमति देता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ECORI एंजाइम। ECORI एंजाइम का स्रोत क्या है, तो ECORI एंजाइम का स्रोत जो है दोस्तों ये है इकोलाई। कौन सा है, इकोलाई है। तो इकोलाई का स्रोत जो है ECORI का स्रोत जो है इकोलाई RY कितना है, 13 है। ECORI एक प्रतिबंध एंजाइम है जो एक विशिष्ट जगह पर डीएनए को क्या करता है, काटता है। हम इनका उपयोग अपने वांछित जीन को कई जीनों से अलग करने के लिए कर सकते हैं। एक प्रतिबंध एंजाइम केवल एक पहचान स्थल पर डीएनए को काटता है। इन साइटों पर क्या होता है, पैलिड्रोम अनुक्रम पाया जाता है। प्रतिबंध जो एंजाइम होता है जैसे ECORI GAATTC पर डीएनए को क्या करता है दोस्तों, काटता है। अगर आपने बॉटनी पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें मालूम होंगी। नेक्स्ट है, विंज पॉलन ग्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। पंखों वाला परागकण निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो पंखों वाला जो परागकण है यानी पॉलन ग्रेन है वो किसकी विशेषता है, तो यह है पाइनस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर दिया गया कि पराग का बाहरी आवरण जो होता है पंख बनाने के लिए 2 पार्श्व पक्षों पर क्या होता है, फैला होता है। इनमें वायु द्वारा परागन होता है, याद रखना है पाइनस में। व्हाट इज कॉल्ड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का नॉन कोडिंग क्रम क्या कहलाता है, तो डीएनए का नॉन कोडिंग जो क्रम है, सीक्वेंस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इंट्रॉन। तो इंट्रॉन एक जीन में एक्सॉन के बीच पाए जाने वाले नॉन कोडिंग डीएनए का एक लंबा खंड है। जिन जीनों में इंट्रॉन होते हैं उन्हें असंतत या विभाजित जीन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोडिंग क्षेत्र निरंतर नहीं होते हैं। इंट्रॉन केवल यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रॉन जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में यह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कायिक भ्रूण उद्भव निम्नांकित में किसकी सहायता से किया जाता है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की यह बात कर रहा है, तो याद रखना है यह प्रोटोप्लास्ट कल्चर और टिश्यू कल्चर के द्वारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किया जा सकता है। याद रखना है किसकी सहायता से यह किया जा सकता है, तो जीव द्रव संवर्धन यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर और उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है दोस्तों कायिक भ्रूण उद्भव विकसित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दैहिक भ्रूण जनन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जहां एक पौधे की दैहिक कोशिका एक टोटिपोटेंट भ्रूण स्टेम सेल से अलग हो सकती है जो उचित परिस्थितियों में भ्रूण को जन्म देने की क्षमता रखती है। यह नया भ्रूण जो है आगे चलकर एक संपूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो सकता है। जीव संवर्धन जो है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कोशिका भित्ति के बिना कोशिकाओं के संवर्धन से पूरे पौधे विकसित होते हैं। उत्तक संवर्धन क्या है यानी टिश्यू कल्चर क्या है,
वह प्रक्रिया है जिसमें विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज टर्मिनेशन कोडोन इन द फॉलोइंग। निम्नांकित में से रोधकूट कौन है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो यू, कैपिटल यू ए जो है वह एक टर्मिनेशन कोडोन है, याद रखना है। टर्मिनेशन कोडोन कौन सा है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसको भी कर लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये सवाल जो है दोस्तों अक्सर ये कोडोन से रिलेटेड सवाल एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आनुवांशिक कोड में 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे यूएजी, यूएए, यूजीए। क्योंकि वे अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इन कोडॉन को अक्सर रोधकूट के रूप में जाना जाता है। ट्रांसलेशन के दौरान ये कोडॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंत को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। ट्रफल्स होते हैं, तो ट्रफल्स होते हैं इडिबल फंगस, खाद्य कवक को कहा जाता है, ट्रफल्स कहा जाता है। तो मोरेल और ट्रफल्स इसको माइसीटीज वर्ग के समूह हैं। इस वर्ग में एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय यानी जो है मल्टीसेलुलर कवक शामिल हैं। मोरेल और ट्रफल्स मशरूम दोनों ही जो है मोरेल और ट्रफल्स मशरूम दोनों ही खाने योग्य कवक हैं। लगभग सभी ट्रफल्स जो होते हैं वाद्य मूल कवकी होते हैं और इसलिए आमतौर पर पेड़ों के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। पेनिसिलिन जो नामक जो हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो एक प्रकार का क्या एंटीबायोटिक है, वो किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो पेनिसिलियम नोटेटम से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये दिया गया है। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो रोगजनक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकता है और इस तरह रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को भी रोकता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ के रहने वाले थे, तो स्कॉटिश थे ये। जेम्मा कप इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। जेम्मा कप निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, तो याद रखना है जेम्मा कप जो है वो मार्केंसिया की विशेषता है, जेम्मा कप। और मार्केंसिया में क्या होता है, लीवर वर्ट की तरह चपटा पौधे का शरीर एक अगुणित गैमीटोफाइट है जिसकी ऊपरी सतह पर जेम्मा कप बिखरे होते हैं। जेम्मा कप जेम्मा युक्त कप जैसी संरचना है। जेम्मा अगुणित ऊतक की छोटी डिस्क होती है और वे सीधे नए गैमीटोफाइट्स को जन्म देती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। डीएनए में हाइड्रोजन बंध किसके बीच में होता है, तो यह जो होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी पूरक क्षारों के मध्य देखने को आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डीएनए हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड को एक साथ रखने के लिए डीएनए में हाइड्रोजन बंधन पूरक क्षारकों के मध्य होते हैं। ये बंधन एडेनिन और थाइमिन के बीच याद रखना है एटी और जीसी से आपको याद रखना है एटी और जीसी से। एटी में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मैं यहाँ अच्छे से बना दे रहा हूँ। एटी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल। कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा का अनाइट्रीकरण करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा सूडोमोनास डीनाइट्रीफिकेंस और एक जो है उसका नाम है थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया गया डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के बारे में कौन कौन सा है, जैसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस हो गया, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस हो गया, सूडोमोनास हो गया। तो सूडोमोनास जो है जीवाणु अवायवीय परिस्थितियों में स्थिर नाइट्रोजन यानी नाइट्रोट को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। विच प्रिवेंट क्रॉप्स ऑफ मेज फ्रॉम कॉर्न बोरर। मक्के की फसल को मक्का छेदक से कौन बचाता है, तो यह बचाता है क्राई IAB यानी CRYIAB, यह बचाता है मक्के की फसल को मक्का छेदक से।
तो क्राई एएसी जीन और क्राई 2 AB जीन कपास की सुंडियों को नियंत्रित करते हैं और क्राई आईएबी जीन जो है मकई बेधक को नियंत्रित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एएसी क्या करेगा, क्राई 1AC क्या करेगा और क्राई 2AB क्या करेगा। कपास की सुंडियों को नियंत्रित करता है और एबी किसको करता है, तो मकई को मकई बेधक को यह नियंत्रित करता है। पॉलीसोम इज एसोसिएशन और पॉलीसोम संगति है, तो याद रखना है राइबोसोम प्लस mRNA का यह जो है दोस्तों मिला रूप है पॉलीसोम। तो पॉलीसोम एक एकल mRNA से जुड़े कई राइबोसोम द्वारा बनता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम जिन्हें एग्रोसोम के भी रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है पॉलीराइबोसोम कहे या पॉलीसोम कहे या एग्रोसोम कहे, तीनों एक ही चीज है। पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई है, याद रखेंगे। पॉलीसोम जो है साइटोप्लाज्म में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या ऊपर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। अनावृति बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो याद रखना है अनावृति बीजी में किस प्रकार का जो है दोस्तों इंडोस्पर्म पाया जाता है, तो याद रखना है हैप्लॉइड इसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह मूलतः क्या होता है, मादा गैमेटोफाइट होता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। आवृत्ति बीजों का जो भ्रूण पोष होता है प्रकृति में क्या होता है, त्रिगुणित होता है, क्योंकि यह त्रिगुण संलयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, बनता है। ये आवृत्ति बीजी है और अनावृत्ति बीजी में याद रखना है ये क्या होता है, अगुणित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टूनिकेटेड बल्ब। कंकुचित सलकंद का निम्नलिखित में से उदाहरण बताएं, कौन सा है कंकुचित सलकंद यानी ट्यूनिकेटेड बल्ब का, तो ये कौन सा है, ओनियन है ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एगेरिकस का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं और मॉर्केला का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये एगेरिकस और मॉर्केला क्या है, दोनों एक प्रकार के कवक है, याद रखना है आपको। क्या है ये, एक तरीके का ये फंगस है। और मॉर्केला कवक का वैज्ञानिक नाम मॉर्केला एस्कुलेंटा है, याद रख सकते हैं, चाहे नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि एगेरिकस और मॉर्केला क्या है, एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज आलू का मस्सा रोग है, तो यह एक फंगल डिजीज है यानी फफूंद जनित यह बीमारी है। आलू का जो मस्सा रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो यह होता है फफूंद के कारण यानी कवक के कारण यह देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। वर्णहरित का मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, कॉमन सवाल है, तो याद रखना है ये मुख्य तत्व जो है मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन युक्त संरचना से घिरा होता है जिसे पोर फाइरिन रिंग कहा जाता है। मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन युक्त संरचना से घिरा होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना है पोरफाइरिन इसे रिंग इसे कहा जाता है। क्लोरोफिल कई रूप में मौजूद होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट। नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर परिवर्तित करते, तो ये क्या परिवर्तित करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये परिवर्तित करता, कन्वर्ट करता है अमोनियम सॉल्ट टू नाइट्रेट, यानी अमोनियम लवण को किसमें यह चेंज करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रेट में यह परिवर्तित करता है। तो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अमोनियम लवण को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोस्पिरा अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि कैपिटुलम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कैपिटुलम किसकी विशेषता है, तो यह विशेषता है दोस्तों जीनिया की, हेलियंथस की
और मैरीगोल्ड, इन तीनों की विशेषता है कैपिटुलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैपिटुलम एक छोटा घना स्पाइक होता है जिसमें फूल सीधे एक चौड़े सपाट पुष्पन पर लगे होते हैं, जिससे पुष्पक्रम एक ही फूल के रूप में देता है। और ये जो है एस्टेरिस परिवार के पौधे में विशेष पुष्पक्रम होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कैपिटुलम कहा जाता है। किस परिवार का है ये, तो याद रखना है एस्टेरिस परिवार का है। एस्टेरेसी, सॉरी एस्टेरिस बोल रहा हूँ, एस्टेरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है कैपिटुलम। क्या क्या है ये, तो पौधे में विशेष प्रकार का एक पुष्पक्रम देखने को मिलता है एस्टेरेसी के परिवार में, जिसे क्या कहा जाता है, कैपिटुलम। और इसका उदाहरण तो हम लोग देख लिए, जीनिया है, हेलियंथिस है और मैरीगोल्ड है। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। फ्लोएम पैरेन्काइमा निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है, तो याद रखना है मोनोकॉट स्टेम, यानी एक बीज पत्री तना में जो आपको देखने को मिलेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट रहता है मोनोकॉट स्टेम में। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकीय फ्लोएम की छलनी नलिकाओं के बीच स्थित पैरेन्काइमा कोशिकाएं, और मुख्य रूप से यह भोजन भंडारण का क्या करता है दोस्तों, यह कार्य करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एक बीज पत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तनों में मौजूद होते हैं। वे एक बीजपत्री तनों में अनुपस्थित होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, VVI इसको कर लीजिए। राइजोइड्स ऑफ मार्केंसिया आर, मार्केंसिया का राइजोइड कैसा होता है, तो मार्केंसिया का जो राइजोइड होता है वो अनब्रांच्ड यूनिसेल्युलर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएम प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड बाय, जीएम पौधे विकसित किए जा सकते हैं, तो याद रखना है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जीएम क्रॉप्स को यानी जीएम प्लांट्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रोमोटेड बाय, बीज के अंकुरन को किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश के द्वारा इसे बढ़ावा मिलता है सीड्स को। तो बीज के अंकुरन को किसके द्वारा बढ़ावा मिलेगा, तो रेड लाइट के द्वारा। और नीला रंग क्या करता है, अंकुरन को कम लाल अनुपात की स्थिति में बीज के अंकुरन को क्या करता है, यह रोकता है नीला रोशनी। लाल और नीले दोनों रोशनी अंकुरन के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ावा देती है। केवल लाल रोशनी हो तो बीज के अंकुरन को बढ़ावा देती है, लेकिन दोनों होगा तो क्या करेगा, ये नष्ट करने का काम करेगा। इन विच स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, किस चरण में विनिमय की प्रक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट है। तो पैकेटीन में क्या होता है, विनिमय की प्रक्रिया यानी क्रॉसिंग ओवर्स की घटना देखने को मिलता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन के यानी मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज के पैकेटीन में चरण होता है, याद रखना है आपको। हाउ आर सोमैक्लोन प्रिपेयर्ड, सोमैक्लोन कैसे बनाए जाते हैं, तो यह बनाया जाता है बाय माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा, यानी सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा इसे बनाया जाता है सोमैक्लोन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पादप उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रजनन तकनीक में एक कोशिका या उत्तक से एक पूरा नया पौधा विकसित किया जाता है। उत्पादित नया पौधा आमतौर पर आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है और इसीलिए इसे सोमैक्लोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इन अ एम्ब्रियो सेक्स द सेल्स विच डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, भ्रूण कोश में कौन सी कोशिकाएं निषेचन के बाद खत्म यानी पतित हो जाती हैं, तो याद रखना है कौन सा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाता है सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। ये जो होता है इसमें देखने को आपको भ्रूण कोश में निषेचन के बाद क्या होता है दोस्तों, यह खत्म हो जाता है। कौन कौन सा हो जाता है, तो यह है सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स। तो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल वे कोशिकाएं, याद रखना ये सेल्स है जो निषेचन के समय भ्रूण की थैली में मौजूद होती हैं। एक बार नर युग्मक और अंडे का निषेचन होता है और युग्मज बनता है, उसके बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और अंडाशय एक फल में परिवर्तित हो जाता है।
तिल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, तिल का तेल निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है तिल का तेल किससे? तो सेसमम इंडिकम से यह प्राप्त किया जाता है तिल का तेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम द सेलुलर जीन्स विच वेन एक्टिवेटेड कैन कॉज कैंसर, कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। तो यह कौन सा है? तो यह है प्रोटो ऑन्कोजेनिस। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब सक्रिय हो जाता है तो वह कैंसर का रूप ले लेता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि प्लांट बॉडी ऑफ रिसिया रिक्सिया इज, रिक्सिया का पादप कार्य क्या है? पादप काय क्या है? प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का पादप काय है? तो यह है दोस्तों थैलॉइड और गैमिटोफाइट दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो रिक्सिया की गैमिटोफाइटिक पीढ़ी में हरा थैलस पौधा, जनन अंग और युग्मक शामिल है। ये पीढ़ी बीजाणुओं से शुरू होती है और निषेचन के साथ समाप्त होती है। रिक्सिया लगभग 0.5 से 5 mm चौड़ा और शाखाएं द्विविभाजित होती है। यह प्रकृति में गैमिटोफाइटिक होता है। रिक्सिया याद रखेंगे। विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑप्शन, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया? ये हो गया हमारा गलत, इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर गलत दिया गया है। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है? तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी से हम लोग कौन सा एंजाइम प्राप्त करते हैं? तो इसका नाम है HIND3। राइट आंसर हो जाएगा HIND3, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं एंजाइम। तो HIND3 एक जो है एक प्रकार का साइट विशिष्ट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रतिबंध एंजाइम है जो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से अलग किया जाता है, जो जल अपघटन के माध्यम से कोफैक्टर Mg+2 की उपस्थिति में डीएनए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है ये AAG CTC को क्या करता है दोस्तों? तोड़ता है। क्वांटासोम अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ, क्वांटासोम किसकी सतह पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है थाइलाक्वाइड की सतह पर क्वांटासोम। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI कर लीजिए। तो क्वांटासोम जो होता है लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकाश संश्लेषण, रंग द्रव और रेडॉक्स वाहक शामिल होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाक्वाइड झिल्ली में पाए जाने वाले कण हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? होता है। क्वांटासोम में जो होता है क्लोरोफिल का 230 अणु होता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सनकेन स्टोमाटा आर फाउंड इन विच प्लांट, धंसे रंध्र किन पौधों में पाया जाता है? तो संकेन स्टोमाटा जो आपको देखने को मिलेगा वो जीरोफाइट्स में यानी मरुदभिद पौधे में देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उदाहरण इसका जैसे देखते हैं हम लोग नेरियम में पाइन यानी चीड़ में बबूल आदि धंसे हुए रंध्र वाले पौधे हैं। तो ये सवाल भी आपसे बन सकता है। एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कोडॉन से रिलेटेड दो सवाल है। निम्नलिखित में से किस पर एंटीकोडॉन उपस्थित होता है? तो टीआरएनए पे जो देखने को मिलता है आपको एंटीकोडॉन देखने को मिलता है। तो एंटीकोडॉन एक जो है ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो टीआरएनए अणुओं के एक छोर पर स्थित होता है, जो एमआरएनए अनुबंध में संबंधित कोडॉन का पूरक होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्लेस्ड इन विच किंगडम, नील हरित शैवाल को किस किंगडम में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है मोनेरा जगत के अंतर्गत। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मोनेरा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। विटिकर ने 5 किंगडम दिया था, क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, 5 वर्गों में बांटा था समस्त जीवों को। उसमें था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगस था, प्लांटी था और क्या था? एनिमेलिया था। तो उसी में एक है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा कैसा है? तो यूनिसेल्युलर जो है प्रोकैरियोटिक जीव है दोस्तों, जिनका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में स्थिर रूप से फैला होता है। ठीक है। नील हरित शैवाल हो गया जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, मोनेरा किंगडम से क्या है दोस्तों? संबंधित है। बॉटेनिकल नेम ऑफ पारा रबर इज, पारा रबर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है हिविया ब्रासिलियंसिस। हिविया ब्रासिलियंसिस जो है इसका वानस्पतिक नाम है पारा रबर का। और पारा रबर जो है हिविया ब्रासिलिस के लेटेक्स यानी दूध से प्राप्त किया जाता है। यह रबर की एक प्रजाति यह उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में उगता है। बहुवर्षीय पौधा है जो यूफा रबिएसी परिवार से संबंधित है। रबर किससे है? तो रबर से याद रख सकते हैं रूफा रबी, रबी लगाओ यानी रबर। तो
यूफा रबिएसी परिवार से संबंधित है रबर। व्हाट आर टू सिमिलर होलोफाइट कॉल, दो समान होलोटाइप को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आइसोटाइप। दो समान होलोटाइप को क्या कहा जाता है? टू सिमिलर होलोटाइप को, तो इसे कहा जाता है आइसोटाइप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि साइट्रस कैंकर डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग पैथोजेंस, साइट्रस कैंकर बीमारी निम्नलिखित में से किस रोगजनक द्वारा फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा यह फैलता है साइट्रस कैंकर। तो संक्रमण के कारण नींबू, संतरे और अंगूर सहित खट्टे पेड़ों की पत्तियां, तनों और फलों पर घाव हो जाते हैं। जेंथोमोनास सिट्री एक ग्राम निगेटिव छड़ के आकार का जीवाणु है जो सिट्रस कैंकर के रोग कारण के रूप में जाना जाता है। और ये क्या है? जीवाणु है, याद रखना है। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, स्पाइकलेट पुष्पक्रम निम्नांकित में से किस कुटुंब की विशेषता है? तो याद रखना है यह किसकी विशेषता है? स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंसेस, तो यह विशेषता है पोएसी की। तो स्पाइकलेट पुष्पक्रम एक स्पाइक पोएसी का एक लक्षण है। पोएसी एक फूल विशिष्ट रूप से स्पाइकलेट्स में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट में एक या अधिक पुष्प होते हैं। स्पाइकलेट को आगे पुष्प गुच्छों या स्पाइकिक्स में समूहीकृत किया जाता है। स्पाइकलेट के आधार पर दो सहपत्र होते हैं जिन्हें गुल्म्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि शाखित मुख्य अक्ष पर सेसाइल फूल यानी स्पाइकलेट मौजूद होते हैं। उदाहरण इसका है गेहूं हो गया, जौ, ज्वार, जई आदि। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर कौन सा होता है? तो यह होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक। इसमें देखने को आपको मिलता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इकोसिस्टम में यानी पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? राइट आंसर हो जाएगा सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, चाहे वो एजिटोबैक्टर हो, स्यूडोमोनास हो, राइजोबियम हो, सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट है बीबीआई ये सवाल है, कॉमन सवाल भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीड्स ऑफ विच प्लांट आर कॉल्ड ब्लैक पर्ल्स, किस पौधे के बीज को काला मोती कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पाइपर निग्रम के पौधे के बीज को ब्लैक पल्स यानी काला मोती कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। पाइपर निग्रम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली मिर्च। पाइपरेसी परिवार की एक मूल वाली बेल है। इसकी खेती इसके फल के लिए की जाती है जिसे आमतौर पर सुखाकर मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज को काला मोती कहा जाता है क्योंकि ये काले रंग के मोती जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू, जीव द्रव संकुचन किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों एक्सोऑस्मोसिस के कारण, यानी बहिर्परासरण के कारण आपको प्लाज्मोलाइसिस की घटना देखने को मिलती है। तो जीव द्रव संकुचन बहिर्परासरण के कारण होता है जिसमें पानी के अणु कोशिका झिल्ली के माध्यम से आसपास के कोशिका के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जब कोशिका को उच्च विलय सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है दोस्तों? सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है कि टाइप प्लाज्मिड अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइप प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में देखने को मिलेगा टाइप प्लाज्मिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन हाइड्रीला स्टोमाटा इज, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हाइड्रीला में पहली बात रंध्र होता ही नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है हाइड्रीला में स्टोमाटा। तो जलमग्न जलीय पौधों में पोषक तत्वों और गैसों का आदान प्रदान सामान्य सतह के माध्यम से होता है। इन पौधों में रंध्र नहीं होते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की घटना नहीं दर्शाते हैं, याद रखना। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो जीव है वाष्पोत्सर्जन की घटना नहीं दर्शाता है, तो वह है हाइड्रीला। हाइड्रीला की पत्तियां पूरी तरह से पानी के नीचे डूबी होती है, इसलिए उनके रंध्र अक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ सनफ्लावर फैमिली इज, सूर्यमुखी कुल का नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों एस्टेरेसी कहा जाता है। सूरजमुखी किस कुल का, ये आपसे पूछ सकता है कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो किस कुल का होता है? तो याद रखना है एस्टेरेसी कुल का ये होता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है एस्टेरेसी का, जैसे डहेलिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, चिकोड़ा हो गया, कुसुम हो गया, चिकोड़ी हो गया, कुसुम हो गया, ये सभी के सभी जो हैं एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और
इस फूल परिवार को कंपोजिट फैमिली के रूप में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं छोटे फूल के मिश्रित समूह से बने होते हैं। सोगा ग्रेन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है यह मेट्रोजाइलन रूम्फी से यह प्राप्त किया जाता है, सैगो ग्रेन यानी साबूदाना। और इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू गिनी सहित दुनिया के कई हिस्सों में यह प्रयोग किया जाता है। और यह पेड़ जो है साबूदाना स्टार्च का मुख्य स्रोत है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, खाद्य विषाक्तता जो है किस जीवाणु के कारण होती है? तो खाद्य फूड पॉइजनिंग की यह बात कर रहा है तो यह होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटो बोटोनीलम के द्वारा। तो फूड पॉइजनिंग जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटोलिनम के द्वारा यह देखने को मिलता है। फॉसिल्स आर डेटेड बाय, जीवाश्म इनमें से किसके द्वारा दिनांकित किए जाते हैं? तो याद रखना है रेडियो एक्टिव कार्बन कंटेंट यानी रेडियोधर्मी कार्बन सामग्री के द्वारा फॉसिल्स को क्या किया जाता है? डेटेड किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना है बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल सफारी और जूलॉजिकल गार्डन, ये सभी जो है इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्राकृतिक भंडार, हॉटस्पॉट, वन जीवी अभ्यारण्य, ये सभी के सभी इन सीटू कंजर्वेशन का क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन इज, तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है सिट्रोलस वल्गैरिस। सिट्रोलस वल्गैरिस जो है वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है विटामिन ए और विटामिन सी देखने को मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनिया आर फाउंड, परागपिंड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो परागपिंड यानी पॉलिनिया कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस में यानी मदार में आपको देखने को मिलेगा। तो परागपिंड जो है मदार और आर्किड जैसे फूलों में देखे जाते हैं। परागपिंड क्या होता है? तो परागकणों का एक समूह है जो एक एकल माइक्रो स्पोरेंजियम पर बनता है और परागकण के लिए एकल द्रव्यमान के रूप में स्थानांतरित होता है। यह आमतौर पर कोरोला और पुंकेसर के बीच पंखुड़ी जैसी संरचनाओं का एक अतिरिक्त सेट होता है। आई स्पॉट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आई स्पॉट निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता है क्लेमाइडोमोनास की आई स्पॉट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। कोलेटोट्राइटिकम फैलकेटम कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन प्लांट, कोलेटोट्राइटिकम फैलकेटम पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पैदा करता है? तो यह कौन सी बीमारी पैदा करता है? तो यह रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ जो गन्ने का जो रेड रॉट होता है वह किसके कारण होता है? तो यह होता है कोलेटोट्राइटिकम फॉलकेटम के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट है कि एक्वेटिक फंड विच इज एन एक्सेलेंट बायो फर्टिलाइजर इज, इनमें से एक जलीय फंड जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है वो कौन सा है? तो एजोला है, जो कि एक एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर इसे माना जाता है एजोला को। एजोला किस कुल का है? तो याद रखना है टेरिडोफाइट जलीय पौधा है जो पानी की सतह पर तैरते हैं और इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला एना बिना संघ का उपयोग बेहतर उपज के लिए फसल की खेतों को उर्वरित करने के लिए हरी खाद के रूप में किया जाता है। एजोला चावल के खेतों में नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। व्हाट इज कैपिटल वाई कैपिटल ए एन सी, यानी कैपिटल वाई ए सी या का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। वाई ए सी का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एडिबल फैटी ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, खाद वसा युक्त तेल निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हेलियंथिस एनस के द्वारा जो है एडिबल फैटी ऑयल प्राप्त किया जाता है हेलियंथिस एनस के द्वारा। हेलियंथिस नामक पौधे के सिपसेला फल से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। सूरजमुखी में तेल की कुल मात्रा कितना होता है? तो 25 से 35% तक होता है। सूरजमुखी के तेल में असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल उच्च मात्रा में होते हैं और हृदय रोगियों के लिए क्या होता है दोस्तों? उपयुक्त होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है।
स्पोरोकार्प आर ए स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ विच प्लांट, स्पोरोकार्प किस पौधे की विशेष संरचना है? तो यह है मार्सिलिया पौधे की विशेष संरचना कहलाता है स्पोरोकार्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ, जीवाणु की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है दोस्तों लिपोप्रोटीन की। जीवाणु की जो यानी बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। तो जीवाणु प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। यह परिवहन, जैव संश्लेषण और ऊर्जा पारगमन सहित कई कार्य करता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुलक कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल की एक कठोर, अत्यधिक संरचित और जटिल संरचना है दोस्तों। ऑन जर्मिनेशन अ मॉस स्पोर्स प्रोड्यूसेस, अंकुरन के बाद एक मॉस बीजाणु क्या बनाता है? तो यह बनाता है प्रोटीनीमा बनाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवांस्ड टेक्निक टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट इज, रोग रहित पौधे प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन उन्नत तकनीक है? राइट आंसर हो जाएगा कि अगर आपको रोग रहित पौधे प्राप्त करना है तो सबसे उन्नत तकनीक है मेरिस्टेम कल्चर है, यानी मेरिस्टेम संवर्धन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरिस्टेम संवर्धन एक पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है जिसमें पौधे के सबसे तेजी से बढ़ने वाले उत्तक को संवर्धित किया जाता है और यह विषाणु मुक्त पौधे का उत्पादन करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि मेरिस्टेम की वृद्धि दर हमेशा वायरस कोशिका की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, कॉमन सवाल भी है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितना होता है? 47 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम विकार है जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। इसके कारण बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक असामान्यताएं हो सकती हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में बौद्धिक यानी आईक्यू जो लेवल होता है उनका अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों को अक्सर मांसपेशियों की मदद से किए जाने वाले काम करने और बोलने में दिक्कतें आती हैं। क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, लौंग का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग का जो तेल है वो हम लोग फ्लावर बड्स ऑफ किससे? तो साइजीजियम एरोमेटिकम से हम लोग प्राप्त करते हैं। सवाल याद रखना है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि लौंग का तेल का नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम तो याद रखना है साइजीजियम एरोमेटिकम। यह मार्टेसी फैमिली से संबंधित है। कली में लगभग जो होता है 20% तेल होता है जिसका मुख्य घटक क्या होता है? यूजेनॉल होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी फूल की कली से तेल प्राप्त किया जाता है, ये न जाने कितने बार ये सवाल पूछ चुका है। और इसका उपयोग इत्र और औषधियों में भी किया जाता है। ये इंडोनेशिया के द्वीपों का मूल पौधा और आमतौर पर मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि माइकोटॉक्सिन मेनली प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, माइकोटॉक्सिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यह निर्मित होता है एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। कौन सा? माइकोटॉक्सिन। नेक्स्ट है कि कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, वर्णांधता निम्नलिखित में से किस विकास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा किसका ये उदाहरण है? तो यह है जेनेटिक और मेंडेलीय विकास का उदाहरण। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो थैलीसीमिया और वर्णांधता को मेंडेलियन विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि ये विकार एक ही जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन है। ये मेंडेलीय सिद्धांतों के वंशानुक्रम के माध्यम से प्रसारित होते हैं। वर्णांधता एक लिंग संबंधी विकार है और एक्स गुणसूत्र पर स्थित एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। यह दोष एकल अप्रभावी जीन की उपस्थिति में प्रकट होते हैं।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ बीआरएनए बीडीएनए बीडीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है? तो यह होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ईटीएस, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन को ईटीएस को स्थानांतरित करता है? तो इलेक्ट्रॉन को ईटीएस को कौन स्थानांतरित करता है? तो यह स्थानांतरित करता है कौन सा? एफईएस एंड साइटोक्रोम्स। तो हेटेरोडॉक्सिन नॉन हिम लौह सल्फर प्रोटीन है जो सल्फर आयनों वाले पॉलीमेटिक तंत्र की उपस्थिति की विशेषता रखते हैं। लोहे में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ये कई जैविक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और ये सभी जीवित निकायों में उपलब्ध होते हैं। हेटेरोडॉक्सिन मुख्य रूप से जैविक रेडॉक्स प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि एक्सोडर्मिस इज बाह्य त्वचा है, तो याद रखना है एपिडर्मिस ऑफ रूट, जड़ की जो बाह्य त्वचा है वो है एक्सोडर्मिस। आगे बढ़ते हैं। एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गल स्पीसीज ऑफ, इनमें से किस सैलाव से एगर शैवाल होना चाहिए? एल्गी होना चाहिए, यहाँ पर सैलाव लिखा है तो यहाँ पे शैवाल होना चाहिए। ठीक है, सुधार कर लीजिए। और यहाँ पे एल्गल नहीं होगा, एल्गी होगा। तो यह प्राप्त किया जाता है किससे? तो यह होता है जेलीडियम से। तो एगर किस शैवाल से प्राप्त करते हैं हम लोग? तो यह प्राप्त करते हैं हम लोग जेलीडियम से। और भी एग्जाम्पल है जैसे ग्रेसिलेरिया हो गया, जेलीडियम हो गया, ये सब। टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस, मूंगफली का टीका बीमारी निम्नलिखित में से किस रोगजनक से फैलता है? तो यह फैलता है दोस्तों किससे? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से यह फैलता है मूंगफली का टिक्का बीमारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा मैं, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा उसे डिस्कस कर दूंगा। रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज नोन एज, प्रजनन की जिसमें युग्मक शामिल नहीं होता है कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपोमिक्सिस कहलाता है, यानी असंग जनन यह कहलाता है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग डे प्लांट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज, दीर्घ प्रदीप्ति काली पौधे निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है पालक। ये कहलाता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट कहलाता है, यानी प्रदीप्त काली पौधे कहलाता है कौन? पालक कहलाता है, यानी स्पाइनक कहलाता है। तो इन्हें लंबे दिनों वाले पौधे भी कहा जाता है। जब इन्हें 12 घंटे से अधिक रोशनी मिलती है तब ये पौधे खिलते हैं। लंबे दिन वाले पौधे गर्मियों में और छोटे दिन वाले पौधे बसंत ऋतु में खिलते हैं, जैसे पालक हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, चुकंदर हो गया आदि। द ब्लैडर आर फाउंड इन, ब्लैडर किस में पाया जाता है? तो ब्लैडर पाया जाता है यूट्रिकुलेरिया में, यह देखने को मिलता है ब्लैडर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज इन बीइंग सेंसिटिव टू, माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि इसकी संवेदनशीलता होता है, याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन से। और माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोट्स का एक प्रकार है जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होता, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कोशिका भित्ति वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। माइकोप्लाज्मा को टेट्रासाइक्लिन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि वायरस टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील नहीं होता है दोस्तों। एनुअल रिंग्स इज इन स्टेम डिटरमाइंस, एक तने में वार्षिक वलय क्या निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी सवाल है। तो एज ऑफ प्लांट, अगर पौधे की उम्र जानना है तो आप उसका एनुअल रिंग्स को जानिए, तो एज ऑफ प्लांट उससे निकल कर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऑस्पोरेंजिया डेवलप्ड ऑन स्पोरोफिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, बीजाणु धान्य निम्नलिखित में से किस पौधे के बीजाणु पर्ण पर विकसित होता है? तो यह होता है फंड के पर्ण पर यह विकसित होता है बीजाणु धान्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फॉलोइंग, प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर के रूप में प्रयुक्त जीव निम्न में से कौन है? तो यह कौन सा है? तो यह है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये जो है प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में प्रयुक्त जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच वन इज नॉट फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन फोटो ऑटोट्रॉपिक जीवाणु नहीं है? याद रखना है साइनोबैक्टीरिया जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक जीवाणु नहीं है, जबकि थायोस्पाइरिलम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास ये जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक जीवाणु है।
फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये अन्य पौधों के समान अपना भोजन स्वयं बनाता है। नील हरित शैवाल नाइट्रोजन यौगीकरण करके धान के फसल को आंशिक रूप से आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हाँ तो ठीक है। इसका पता नहीं, आप देखिएगा इसका आंसर क्या है। मुझे इस पे डाउट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा फोटो ऑटोट्रॉपिक जीवाणु है। मेरे हिसाब से तो ऑटोट्रॉपिक जीवाणु साइनोबैक्टीरिया ही है। पता नहीं ये कैसे दे रहा है। 94 में आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग। द्वितीयक वृद्धि निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है। तो यह स्फैग्नम में जो है आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्फैग्नम ब्रायोस्पिडा का सदस्य है, जिसकी शारीरिक संरचना, आकृति, प्रजनन आदि विशेष प्रकार की है, जो इसे ब्रायोफाइट से अलग करता है। ब्रायोफाइट्स की थैलवाइट शरीर पूरी पैरेनकाइमा की कोशिकाओं से बनी होती है, जिसके कारण द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। हालांकि अन्य पौधे की तरह तने बढ़ते हैं, लेकिन शीर्ष विभोजियोतक से भिन्न होते हैं। जाइलम की तरह कार्य करने वाली कोशिकाओं को हेड्रोम, जबकि दारू की तरह कार्य करने वाली कोशिका को लेप्टोम कहते हैं। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज एन एक्सेस ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। सुपोषण में किसकी अधिक वृद्धि होती है। सुपोषण में तो याद रखना है, इसमें होता है एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट की सुपोषण में, यानी यूट्रोफिकेशन में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर विच कॉज्ड फ्लोरोसिस इज। पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो फ्लोरोसिस का कारण बनती है वह कौन सा है। तो वह है 10 ppm है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 98 नंबर, SO2 पॉल्यूशन काउजेज। SO2 प्रदूषण करता है, तो यह डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का विनाश करता है SO2 पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ 2:1 इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। इनमें से किसमें अनुपात 2:1 देखा जाता है। तो यह देखने को किसमें मिलेगा आपको, यह देखने को मिलेगा लीथल जीन में आपको अनुपात देखने को मिलेगा 2:1 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि आर बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टेंस विच एरिया ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के आर बेंडिंग गुणसूत्र के किन क्षेत्रों को अभिरंजित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह करता है नॉन सेंट्रोमेरिक रीजन्स को, यानी नॉन सेंट्रोमेरिक क्षेत्र को यह अभिरंजित करता है। तो आर बेंडिंग एक साइटोजेनेटिक तकनीक है जो क्रोमोसोम पर जी बैंड दाग के विपरीत पैदा करती है। आर बैंडिंग को गर्म फॉस्फेट बफर में स्काइडो को इनक्यूबेट करके प्राप्त किया जाता है। आर बैंडिंग को रिवर्स क्रोमोसोम बैंडिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हमने दोस्तों 18/9/2020 को शिफ्ट 3 में बॉटनी से रिलेटेड स्टेट में जो सवाल पूछा गया था उसको मैंने कवर कर दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को PDF को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।